वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग रेशियोज एंड राइटिंग इट इन रिड्यूस फॉर्म। तो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, उसको हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 4.2 फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो क्या आपका, टू। क्या है, टू यानी कि डिवाइड। किसको डिवाइड करना है आपको, रेशियो रेडियस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। क्या फाइंड करना है आपको, रेडियस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। और रेडियस ऑफ द सर्कल को क्या लेंगे हम लोग, आर। क्या ले लेंगे, आर। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर्कल का, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, ठीक है। तो दो चीज़ जो दी इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब रेशो बोला हुआ था, तो रेशो ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल टू इट्स सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, पहला रेडियस ऑफ अ सर्कल, करेक्ट, अपॉन 2 यानी कि डिवाइड सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। रेडियस आपका आर है, सर्कमफ्रेंस आपका 2 पाई आर है। आर और आर क्या हो जाएगा, कट। क्या मिलेगा आपको, 1/2 पाई। क्या मिलेगा, 1/2 पाई। ये आपका फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम को हमने रेशो फॉर्म में लिखा और फिर इसको रिड्यूस किया, तो ये आपका फाइनल आंसर 1:2 पाई। Therefore, radius of a circle to its circumference is equal to 1:2 pi. Next, find the following ratio. The ratio of circumference of a circle with radius r to its area. तो अभी आपको क्या करना है, 2 इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला आपको 2 यानी कि क्या, डिवाइड। किसको डिवाइड करना है, सर्कमफ्रेंस को एरिया से। किसको, सर्कमफ्रेंस को एरिया से। तो पहला रेडियस ऑफ अ सर्कल आर ऑलरेडी दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, करेक्ट। रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ था आर। एरिया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ओके। तो सर्कमफ्रेंस का वैल्यू हमने लिख दिया, एरिया का वैल्यू लिख दिया। अब आपको रेशो फाइंड करना है, तो रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स एरिया इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन एरिया, ठीक है। सर्कमफ्रेंस कितना आपका 2 पाई आर, एरिया कितना आपका पाई आर स्क्वायर। पाई और पाई कट, ठीक है। ऊपर सिंगल आर है, नीचे 2 टाइम्स आर है, तो आर और आर कट। तो ऊपर क्या बचा आपका 2 और नीचे क्या बचा आपका आर, 2/r, 2:r। तो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स एरिया इक्वल टू 2:r। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7। आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो किसका, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, 2 यानी कि डिवाइड अपॉन, बरोबर, एच साइड, और साइड कितना दिया हुआ है 7। तो स्क्वायर का साइड आपको दिया हुआ है, आपको डायगोनल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, डायगोनल का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको डायगोनल चाहिए, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो डायग्राम बनाते हैं, डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ड्रॉ किया तो आपको एक ट्रायंगल देखने मिल रहा है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, मेजर एंगल ए बी सी कितना है आपका 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और सारे साइड का वैल्यू कितना है आपका 7। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, सॉरी साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर विच इज नथिंग बट 7 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 साइड स्क्वायर, 2 साइड स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ए सी क्या हुआ आपका √2 इंटू साइड, क्या हुआ आपका √2 इंटू साइड। आप प्रॉपर वैल्यू डाल के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो। बट इन्होंने इसी को सॉल्व किया और डायगोनल का फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, डायगोनल इक्वल टू √2 इंटू साइड। फॉर्मूला याद है, आप डायगोनल फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं याद है तो इसमें वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, √2 इंटू साइड। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड कितना आपका 7 है, बरोबर।
रूट 2 इंटू साइड देयरफॉर 2√7। क्या आंसर आएगा आपका? 7√2। क्या आएगा? आपको डायगोनल का वैल्यू भी मिल गया और आपको साइड ऑफ अ स्क्वायर भी पता है। तो रेशो ऑफ द स्क्वायर टू इट्स साइड इक्वल टू डायगोनल अपॉन साइड। 7 क्या हो जाएगा आपका? कट। तो आंसर क्या बचा आपका फाइनल? √2/1। कुछ भी नहीं, मतलब नीचे 1 है। तो फाइनल रेशो क्या होगा आपका? √2:1। इसी बस आपको ध्यान रखना है 2 यानी कि डिवाइड, और जो वैल्यू दिया है ऊपर पहला वैल्यू और 2 के बाद में जो दिया है उसका वैल्यू नीचे, और उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया। अब आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, रेशो फाइंड करना है पेरीमीटर टू एरिया। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का। क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर। AD और BC को हम लेंगे 5 सेंटीमीटर, बरोबर। ऑपोजिट साइड क्या होता है इसका? इक्वल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ AB और CD को क्या लेंगे हम लोग? ब्रेथ B इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर और एरिया। ये रेशो निकालने के लिए पेरीमीटर भी पता होना चाहिए और एरिया भी पता होना चाहिए। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड में सब पढ़ा आपने। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 3.5 विच विल गिव यू 2 इंटू 8.5। फाइनल आंसर इज 17। कितना है? 17। तो आपने पेरीमीटर फाइंड कर दिया। अब आ रही है एरिया की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो 5 इंटू 3.5 विच विल गिव यू अ फाइनल आंसर 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है तो चलिए स्क्वायर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ओके, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। रेशो में आप सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर सब लिखने वाले नहीं हो। रेशो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 17/17.5। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। अभी डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 170/175। अब दोनों भी 5 से डिविजिबल है, करेक्ट। 5 35 जा 5 34 जा, इसे हम और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर 34:35। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल इज 34:35। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 4। रेडियस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। रेडियस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल दिया है, डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इसका रेडियस को r ले लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल भी r। ठीक है, डायमीटर क्या है आपका? 2r। डायमीटर क्या है? 2 टाइम रेडियस है ना, ये भी r है और ये भी r है, 2r। दैट डायमीटर इक्वल टू d इक्वल टू 2r। ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस टू डायमीटर। तो रेडियस ऊपर 2 यानी कि डिवाइड डायमीटर डिनोमिनेटर में, बरोबर, विच इज इक्वल टू r अपॉन 2r। r अपॉन 2r। r और r क्या हो जाएगा? कैंसल। तो 1/2 1:2। द रेशियो ऑफ रेडियस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1:2। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। रेशियो किसका फाइंड करना है? डायगोनल 2 यानी कि डिवाइड अपॉन लेंथ, बराबर। डायगोनल अपॉन लेंथ। लेंथ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है आपको? डायगोनल। अब डायगोनल फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम।
तो रेक्टेंगल ड्रॉ किया, लेंथ दिया है 4 और ब्रेथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बराबर। डायगोनल ड्रॉ करेंगे इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC मेजर एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, आप चलिए ट्राइंगल का नाम लिख के स्पेसिफिकली बताओगे तो बेटर है, ठीक है। तो जब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, 90 कौन सा वो बताते हैं हम लोग। तो लेंथ आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, टोटल कम्स टू 25। देयरफॉर डायगोनल इक्वल टू रूट 25 विच इज़ 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। मिल गया आपको डायगोनल। डायगोनल पता है, लेंथ पता है, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या था, डायगोनल अपॉन लेंथ 5/4। इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या? और नहीं, इसको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका रेशो, ठीक है, 5:4। ओके, नेक्स्ट रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर और एरिया ऑफ अ स्क्वायर, 2 यानी कि क्या, अपॉन, डिवाइड अपॉन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है आपको, ठीक है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 4 विच इज 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मिल गया। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज नथिंग बट साइड स्क्वायर। क्या है आपका एरिया ऑफ अ स्क्वायर? साइड स्क्वायर, इक्वल टू साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, 16 सेंटीमीटर। हो गया, दोनों वैल्यू मिल गए आपको। स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया इक्वल टू पेरीमीटर विच इज 16 अपॉन एरिया विच इज 16। करेक्ट। दोनों भी क्या हो जाएगा, कट। तो 1:1, रेशियो कितना आपका, 1:1। ओके, ओके, वन ऑफ द इजीएस्ट सम, ठीक है। यूजिंग द प्रॉपर्टी A/B इक्वल टू AK/BK, फिल इन द ब्लैंक्स सब्सटीट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग। और सबसे पहले इसका मतलब समझो, A/B इक्वल टू AK/BK, मतलब जो वैल्यू दी हुई है, बराबर, उसी वैल्यू को कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या नंबर करना है आपको? कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिया, 7 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा। 7 4 जा 28, मतलब आपने 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया। तो यहाँ पे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 7 4 जा 20, समझे आपको ये? तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 20। वैसे यहाँ पे न्यूमरेटर दिया हुआ है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा। 7 से, 7 5 जा 35, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। 7 7 जा 49, समझा आपको ये? ओके, 3.5, 7 को किससे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने पे आएगा 3.5। 7 का हाफ कितना होता है? 3.5। 7 को आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2.5। तो आप 5 को किससे डिवाइड करोगे तो 2.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपको? 2.5, यानी कि हाफ। नहीं समझते तो हाफ कर सकते हो। 7 को अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3.5। 7 का हाफ 3.5। वैसे आप 5 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2.5। अभी ऐसे नहीं करना, आपको प्रेजेंट करके बताना, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन कैसा होगा उसमें आपको और अच्छे से समझेगा। सबसे पहले हम ये दो रेशो को लेते हैं, लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, जो दोनों वैल्यू दिया हुआ है आपको, डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर दिया है ना, तो डिनोमिनेटर को चेक करना है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा? 4 से। किससे? 4।
वैसे आपको न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, ठीक है। तो कितना है आपका 20, 5/7 इक्वल टू 20/28। अब ये हो गया। अब 5/7 और 35/डैश, 5 को न्यूमरेटर का दोनों वैल्यू दिया हुआ है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा, 5 को 7 से, तो डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 49। अगेन 5/7 लास्ट, 5/7 और डैश अपॉन 3.5। तो 7 को आप अगर हाफ से मल्टीप्लाई करो, किससे, हाफ, यानी कि 1/2, तो ऊपर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 का हाफ 3.5 होता है, तो 5 का हाफ 2.5। समझा आपको ये। नेक्स्ट 9, पहला वाला देखते हैं, ये 2 रेशो। 9 मल्टीप्लाई बाय हाफ करने पे कितना आएगा, 9 का हाफ 4.5 है, तो 14 का हाफ 7, करेक्ट, ये हाफ, तो ये भी हाफ 7, करेक्ट। नेक्स्ट 9/14 और डैश अपॉन 42। 14 कितने जा 42, 14 3 जा, तो अगर आप डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 42 के लिए, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27। लास्ट 14 का हाफ चाहिए आपको, ठीक है, सॉरी 14 का हाफ नहीं, 14 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, क्योंकि देखो 14 का हाफ कितना हुआ 7, 7 का हाफ कितना हुआ, तो आप 2 बार हाफ करो, यानी कि 1/4 हो गया, कितना हो गया 1/4। वैसे 9 का हाफ कितना होगा 4.5, 9 का हाफ कितना होगा 4.5, और 4.5 का हाफ कितना होगा 1/4 आएगा 2.25, ठीक है। तो यानी कि मैंने 14 को मल्टीप्लाई बाय 1/4 किया, तो 9 को भी मेरे को मल्टीप्लाई बाय 1/4 करना पड़ेगा। थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल रखोगे तो ये इजीली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में टीचर लोग पूछना प्रीफर करते, ठीक है। आपको था डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन याद होगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। एक छोटा सा घर बनाना है, तो 3 लोग मिलके कितने दिन में बना पा रहे वो 8 दिन में। टू बिल्ड द सेम हाउस, वही हाउस 6 दिन में बनाना है, यानी कि 2 दिन कम में बनाना है। हाउ मैनी पर्सनस आर रिक्वायर्ड, बट ऑब्वियस हमें पता है कि भाई कम ज़्यादा पर्सन रिक्वायर्ड हो गया। अब कोई भी काम जल्दी करना है आपको, तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो आपको ज़्यादा पर्सन रिक्वायर्ड हो गया। 3 पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन हाउ मैनी डेज, 8 days। तो वैसा ही घर बनाने के लिए 6 दिन में अगर बनाना है वैसा ही घर, तो कितने लोग रिक्वायर्ड हो गए, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट या इनवर्स, इनवर्स। एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू कम हो रहा है, बरोबर। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ डेज कम होगा तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ जाएंगे, तो ये आपका इनवर्स वेरिएशन में, बरोबर। सबसे पहला, सपोज एक्स मैन विल कंस्ट्रक्ट द हाउस इन 6 days। 6 दिन में कितने करेंगे पता नहीं, तो मैंने कितना ले लिया एक्स मैन, ठीक है। नंबर ऑफ डेज डिक्रीज, कितना दिन डिक्रीज हुआ 2, तो नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होगा, कितना होगा हमें पता नहीं है, इनवर्स वेरिएशन है। द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। अब देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज, कितने पर्सन है 3, तो कितना दिन लग रहा है 8, और कितना दिन अब नेक्स्ट का दिया, नंबर ऑफ पर्सन तो x है, नंबर ऑफ डेज 6। ओके, तो हम बोल सकते हैं 3 × 8, 3 × 8 इज इक्वल टू x × 6, 3 × 8 इक्वल टू x × 6। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से,
इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसा होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है, दोनों वैल्यूज़ की जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ पे दो टर्म है, एक तो डेज है और दूसरा नंबर ऑफ वर्कर। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, पहले दो का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा दूसरे दो वैल्यू के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो हम क्या करें, एक्स फाइंड करना है, 6 को ले जाएंगे इस तरफ, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इंटू 8 अपॉन 6, 6 को इधर ले गए, करेक्ट। अब सॉल्व करें, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो कितने वर्कर्स इक्वल हो गए, 4। अगर 4 वर्कर हो गए तो वही घर 6 दिन में बन के क्या हो जाएगा, रेडी। तो 4 पर्सन्स आर इक्वल टू बिल्ड द हाउस इन 6 days। समझा आपको ये? ओके, नेक्स्ट सम, सन एज इज टू फादर एज। सन और फादर के एज का रेशो दिया हुआ है, कितना है रेशो, 2:5। ये एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, कौन सा, एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। ये भी टीचर लोग काफ़ी हद तक प्रिफर करते हैं पूछना, डेट इज सन एज अपॉन फादर एज इज इक्वल टू 2/5, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि सन 2 साल का है और फादर 5 years का है, हमने इसको रिड्यूस किया हुआ है, क्या क्या रिड्यूस किया हुआ है। सन का एज 2 ऐसा इंटरप्रेट करना गलत है, फादर का एज 5 year ऐसा इंटरप्रेट करना गलत है, क्योंकि रेशो फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में सन एज इक्वल टू 20 years हो सकता है, फादर एज कितना है 50 years। तो 20/50 को डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 2/5, है ना, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कॉमन जो के था आपका, पिछला सम फिल इन द ब्लैंक वाला था ना, तो के कितना आपका 10 और 10। वैसे सन का एज अगर 24 years है तो फादर का एज उसके हिसाब से कितना होगा 60। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2/5, 12 2 जा 12 5 जा। तीसरा 30 years है सन का एज, फादर का एज 75 हो सकता है, ठीक है। 15 2 जा 15 3 जा 15 5 जा। तो देखो रेशो दिया, मतलब ये नहीं कि उनकी वो एज है, एज कितनी भी हो सकती है, उसका रेशो इतना आ रहा है, उसका रेशो इतना आ रहा है। यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या है आपका 10, रेशो ये है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, तो कॉमन मल्टीपल 10 है। यहाँ पे कॉमन मल्टीपल 12 है, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल 15 है, बराबर। तो मतलब रेशियो दिया है, वो रिड्यूस किया हुआ हमने किसी से रिड्यूस किया, उसी नंबर से हमें अभी वापस बढ़ाना है। तो कॉमन मल्टीपल नहीं पता तो इसको क्या लेंगे, x, जो स्प्लिट कर दिया, कॉमन मल्टीपल लिख दिया, करेक्ट। हियर 10 12 15 आर द कॉमन मल्टीपल। समझा आपको ये कॉमन मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट। तो कोई भी रेशो दिया हुआ है, मतलब उसको एक्चुअल नंबर्स लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं, द रेशो ऑफ टू नंबर इज 31:23 एंड देयर सम इज 216। एंड देयर सम मतलब रेशो का सम नहीं, जो नंबर है, दो नंबर एक्चुअल नंबर, ये तो रेशो दिया हुआ है, एक्चुअल नंबर का टोटल कितना होगा 216। फाइंड दिस नंबर। अभी वो नंबर हमें पता नहीं, अभी रेशो दिया है, तो लेट द कॉमन मल्टीपल भी x। और ऐसे भी रेशो चैप्टर के पहले कोई भी चैप्टर आया उसमें मैंने आपको ये बोला, जब भी आपको रेशो दिखाई दे तो आपको कॉमन मल्टीपल भी x से शुरुआत करना है, बराबर। लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशो भी x। देयरफॉर the ratio of two number is 31:23, therefore first number is equal to 31x and second number equal to 23x, ठीक है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये भी देखो, जब हम कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल नंबर बन गए, क्या बन गए, ये एक्चुअल नंबर। अभी कंडीशन क्या है कि दोनों का टोटल जो है वो 216 है, दोनों का टोटल, सम मतलब क्या, टोटल। तो दोनों के सम, दोनों का वैल्यू का सम करेंगे हम लोग, तो 31x प्लस 23x इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू 216। समझा,
ये 31x और 23x आपके एक्चुअल नंबर है। क्या ये आपके एक्चुअल नंबर, और इन दोनों को टोटल करने पे कितना मिल रहा है आपको 216, प्लस करने पे कितना होगा 54x, कितना होगा 54x इक्वल टू 216, देयरफॉर x इक्वल टू 216 अपॉन 54, रिड्यूस करने पे आपको मिलेगा 2 से हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया 2 27 जा 2 108 जा, 3 से डिवाइड किया 3 9 जा 3 36 जा, अगेन 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा, सॉरी 9 से डिवाइड कर दिया सीधा 9 1 जा 9 4 जा, देयरफॉर x इक्वल टू 4, यानी कॉमन मल्टीपल क्या हुआ आपका 4, जिसको आपने x अज्यूम किया था वो आपका 4 है। तो दो नंबर फाइंड करने थे आपको, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 31x इक्वल टू 31 इंटू 4 विच कम्स टू 124, और दूसरा नंबर 23x इक्वल टू 23 इंटू 4 विच कम्स टू 92। अभी आपको चाहिए तो आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो, इन दोनों को टोटल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 216, इन दोनों नंबर का टोटल करने पे कितना मिलेगा 216, यानी कि आपका आंसर राइट है। ओके, तो ऐसे सम्स आपको सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम वाले। नेक्स्ट, द टू नंबर्स आर 124 एंड 92, 124 एंड 92, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट यानी कि क्या मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन टू नंबर्स का इज 360, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ रहा है 360, एंड द रेशोज इज 10:9, और जो दो नंबर है वो दो नंबर का जो रेशो है वो कितना है 10:9। फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर फाइंड करने हैं। अगेन स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, बरोबर, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशो बी x, रेशो क्या आपका, द रेशो ऑफ टू नंबर इज 10:9, therefore first number equal to 10x and second number equal to 9x, ठीक है। अभी उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, कंडीशन ये दी हुई है, पहले कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 10x इंटू 9x, 10x प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन टू नंबर यानी कि 10x और 9x इज मतलब इक्वल टू 360, मल्टीप्लाई करेंगे 10 9 जा 90, x इंटू एक्स स्क्वायर 90 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 360, 90 मल्टीप्लाई में वहाँ पे अगर डिवाइड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 360 अपॉन 90, जीरो कट 9 1 जा 9 4 जा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट निकालने पे क्या मिलेगा आपको 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, टेकिंग स्क्वायर रूट देयरफॉर x इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर 10x, फर्स्ट नंबर 10x इक्वल टू 10 इंटू 2 20, एंड सेकेंड नंबर 9x इक्वल टू 9 इंटू 2 18, मल्टीप्लाई करके देखो आपको 360 मिलेगा, बराबर ना, 20 इंटू 18 360, डन। 18 2 जा कितना 36, जीरो चिपका था, हो गया करेक्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर, द टू नंबर्स आर 20 एंड 18। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:1, लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू नहीं दिया बट उसका रेशियो दिया हुआ है, एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड इज 36, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, कोई बात नहीं, ठीक है। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, रेशियो दिया हुआ है, शुरुआत उससे ही होगा, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशियो बी x, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:1, हैज इट इज क्वेश्चन से कॉपी किया, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 3x, करेक्ट, और ब्रेथ इक्वल टू x, 1x या x बोले चलेगा। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करना है। पेरीमीटर क्या आपका
रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इक्वल टू 36, 2 ब्रैकेट में 3x प्लस x इक्वल टू 36, देयरफॉर 2 ब्रैकेट में 4x इक्वल टू 36, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, जो ने डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई किया आप डायरेक्टली भी लेके आ सकते थे, 4 2 जा 8, 8x इक्वल टू 36, 8 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, therefore x equal to 36 upon 8, therefore x equal to 4 2 जा 4, 9 जा 9, 2 1 जा 2, 4.5, 9 का हाफ कितना होता है 4.5, तो x का वैल्यू कितना मिला 4.5, therefore length equal to 3x equal to 3 into 4.5 कितना होगा 13.5, कितना होगा 13.5, एंड x ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू 4.5, मिल गया आपको, लेंथ मिला 13.5 और ब्रेथ मिला 4.5। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, देखो आपका पैरेललोग्राम यहाँ पे आ गया, ठीक है, रेशियो ऑफ ए एंड बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 2:5, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, आपको एंगल बी फाइंड करना है, तो क्योंकि रेशियो दिया हुआ, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 5:4, देयरफॉर एंगल ए कितना हुआ आपका 5x और एंगल बी कितना हुआ 4x, ठीक है। अभी ए और बी जो है आपके कैसा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, और आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, तो कहीं पे भी कोई भी चैप्टर आ जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ नहीं है, आपको क्लिक होना चाहिए कि वो वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है, क्योंकि ए और बी बाजू बाजू वाला एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो ए 5x और बी 4x, ठीक है। ऐसा ही सम आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी किया था, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल ए कितना आपका 5x प्लस 4x इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 9, x इक्वल टू 20, बराबर। आपको एंगल बी फाइंड करना है, सिर्फ बी का वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। एंगल बी इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू 20 इक्वल टू 80, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी इज 80 डिग्री, इजी एकदम। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9, 2 पर्सन है, जैसे हमने फादर और सन का एज का देखा था, ऐसे 2 पर्सन का एज का रेशियो कितना दिया है 5:9, 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब क्या, आने वाले साल, आगे, फ्यूचर, 5 ईयर हैंस, अगो मतलब पास्ट, हैंस मतलब फ्यूचर, तो 5 ईयर हैंस, ठीक है, द रेशियो ऑफ द एज विल बी 3:5, 5 साल बाद में उनका एज का जो रेशियो होगा कितना होगा 3:5, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ओके कोई बात नहीं, लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9, therefore present age of Albert is 5x and present age of Salim is 9x, बराबर। अब कभी की बात की है 5 ईयर हैंस, हैंस मतलब आने वाला साल, 5 साल आगे, तो अभी इनकी एज 5x है, तो 5 साल बाद में उनकी एज कितनी होगी 5x प्लस 5, जैसे अगर अभी आपकी एज समझो 10 ईयर्स है, तो 5 साल बाद में आपकी एज कितनी होगी 10 प्लस 5, बराबर। आप आपकी प्रेजेंट एज में 5 ईयर्स ऐड कर रहे हो, वैसे यहाँ पे प्रेजेंट एज कितनी है आपकी अल्बर्ट की 5x, कितनी है आज वो 5x का है, 5 साल बाद में कितना होगा 5x प्लस 5, 5x प्लस 5, आफ्टर 5 ईयर्स अल्बर्ट एज इक्वल टू
5x प्लस 5, ठीक है। प्लस नहीं होगा क्योंकि पहले वाले टर्म में x है और दूसरे वाले टर्म में x नहीं है, ठीक है। एंड सलीम एज कितना होगा 9x प्लस 5, ठीक है। और 5 साल बाद में की जो एज है उसका रेशो कितना दिया हुआ है 3:5, मतलब 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 3/5। रेशो ऑफ देयर एज, मतलब 5 years बाद की रेशो की बात करें तो प्रेजेंट एज कितना है 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 कितना है, विल बी मतलब इक्वल टू, एज विल बी मतलब इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 जाएगा इस तरफ, मल्टीप्लाई होगा पूरे टर्म से, और ये टर्म जाएगा 3 के पास और पूरे टर्म से क्या होगा मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू 9x प्लस 5, 5 5 जा 25x प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 9 3 जा 27x प्लस 15। अभी x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, जब 25x माइनस प्लस है ना इधर, माइनस 27x इक्वल टू 15 प्लस है इधर आएगा तो माइनस 25। देयरफॉर कितना हुआ ये -2x प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, -2x इक्वल टू -10, माइनस कट, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कितना सॉरी 5, x इक्वल टू 5, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता है, x इक्वल टू 5। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट इज 5 years, 5x which is equal to 5 into 5, 25, and present age of Salim equal to 9x which is equal to 9 into 5 which is equal to 45 years, ठीक है। अगर आप इसका रेशो निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 5:9, ये प्रेजेंट एज है ना उनकी, और इसका रेशो निकालोगे तो 5:9, ठीक है। समझा आपको ये। नेक्स्ट, ये आपका फाइनल आंसर 4.1, प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना एंड हर मदर इज 2:7, ठीक है। रिहाना और उसकी मम्मी का जो रेशो है, एज ऑफ रेशो कितना है 2:7। आफ्टर 2 years द रेशो ऑफ द एज विल बी 1:3, 2 साल बाद में उनका रेशो कितना हो जाएगा 1:3। व्हाट इज रिहाना प्रेजेंट एज, एक का ही पूछा, रिहाना का प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज दिया हुआ है तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, let the common multiple of the given ratio be x. Therefore, the present age of Rihanna and her mother is 2:7. Therefore, Rihanna age is equal to 2x and her mother age equal to 7x. यहाँ पे दिया 2 years after, अभी इनकी प्रेजेंट एज अगर 2x और 7x है, 2 साल बाद में उनकी एज कितनी होगी 2x प्लस 2 और उसकी मदर की एज 7x प्लस 2, 2 साल बाद में हम +2 करेंगे ना, तो आफ्टर 2 years रिहाना एज 2x प्लस 2 एंड मदर एज 7x प्लस 2, और 2 years बाद में की जो एज की रेशो है वो कितनी है 1:3। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2x प्लस 2 अपॉन 7x प्लस 2 इक्वल टू 1:3, एग्जैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ये। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 2, 2 3 जा 6, 6x प्लस 3 2 जा 6, 7x प्लस 2, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 6x माइनस 7x इक्वल टू 2 माइनस 6, तो ये हो गया -x इक्वल टू -4, माइनस कट, x इक्वल टू 4। आपको क्या पूछा था रिहाना प्रेजेंट एज, रिहाना का प्रेजेंट एज क्या था आपका 2x। Therefore रिहाना प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 into 4 इक्वल टू 8 years। दैट्स इट, इतना ही फाइंड करना था आपको, ठीक है।
अगर उसका मदर का भी एज पूछा होता तो उसका भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। ओके नेक्स्ट, द रेशो ऑफ एज ऑफ अबा एंड हर मदर इज 2:5। करंट एज का जो रेशो कितना 2:5। एट द टाइम ऑफ अबा बर्थ हर मदर एज वॉज 27। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन और ये क्वेश्चन टीचर लोग का पसंदीदा है। ठीक, क्या दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ अबा बर्थ हर मदर एज वॉज 27, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अबा एंड हर मदर। ठीक है, दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है आपको। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई कंडीशन दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है वो हमें विजिबल नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ अबा बर्थ, अबा का जब जन्म हुआ था उसकी मम्मी कितनी ईयर्स की थी 27। अब जैसे जैसे अबा बड़ी होगी उसकी मम्मी की भी एज बढ़ेगी, यानी कि दोनों की एज के बीच का जो गैप है वो कितना रहने वाला है 27, बरोबर ना। दोनों की एज के बीच का जो गैप है वो कितना रहने वाला है 27 ही रहेगी। अबा की एज बढ़ेगी तो उसकी मम्मी की भी एज बढ़ेगी और दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहने वाला है विच इज 27। तो यहाँ पे डायरेक्टली ना देखिए, इनडायरेक्टली आपको बोला गया है कि डिफरेंस ऑफ द एज, कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ द एज इज 27। डायरेक्टली आपको सब चीज़ें बताई नहीं गई है, आपको इनडायरेक्टली बोला गया है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, लेट द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, रेशो ऑफ एज ऑफ अबा एंड मदर इज 2:5। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ अबा इज 2x एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 5x। ओके, अभी इनडायरेक्टली कंडीशन दी हुई है आपको, एट द टाइम ऑफ अबा बर्थ मदर एज वॉज 27। तो देखो मदर एज और अबा एज, एट द टाइम ऑफ अबा बर्थ मदर एज कितनी थी, अबा की एज 0 थी, मदर की कितनी थी 27। ठीक है, 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स मदर की एज कितनी हो जाएगी 32। अबा 5 साल की होगी तो उसकी मम्मी कितने साल की होगी 32। डिफरेंस कितना है आपका 27। आफ्टर 10 ईयर्स अबा कितने साल की होगी 10 साल की, तो उसकी मम्मी कितने साल की होगी 37 ईयर्स की, विच इज इक्वल टू 27। तो ये इनडायरेक्ट कंडीशन दिया हुआ है, इसीलिए टीचर का ये पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। एट प्रेजेंट 5x माइनस 2x कितना होगा आपका 27। मतलब इनका प्रेजेंट एज का भी जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितना होने वाला है 27 ही रहने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5x माइनस 2x इक्वल टू 27। सॉल्व करने पे कितना आएगा 3x इक्वल टू 27। Therefore x equal to 27 upon 3. Therefore x equal to 9. Above present age is 2x equal to 2 into 9 which is equal to 18. और उसकी मदर एज 5x 5 into 9 which is equal to 45। और 45 माइनस 18 करोगे तो आपको 27 ही मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर, समझा आपको ये। नेक्स्ट लास्ट सम आज का, ठीक है, वर्ड लास्ट वर्ड प्रॉब्लम। प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सरा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर। प्रेजेंट एज पहले से दिया हुआ है, प्रेजेंट एज आपको पहले से दिया हुआ है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद में उनका जो रेशो है वो होने वाला है 5:4। कितने साल बाद में मुझे तो पता नहीं, तो लेट यहाँ पे थोड़ा अलग होगा। लेट द नंबर ऑफ ईयर्स for which the ratio of age of Vatsala and Sara is 5:4 be x। नंबर ऑफ ईयर पता नहीं, x ईयर। ठीक है, तो वत्सला की एज उस टाइम पे कितनी होगी 14 प्लस x, बराबर। आफ्टर x ईयर वत्सला का एज कितना होगा, अभी प्रेजेंट 14 है, x ईयर बाद में कितना होगा 14 प्लस x और सारा का 10 प्लस x, बराबर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स ईयर के बाद की रेशो दी हुई है आपको 5:4, यानी कि 14 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एक्स। 14 10 जा 56, 4 इंटू एक्स 4x, 5 10 जा 50, 5 इंटू एक्स 5x। एक्स एक्स एक तरफ, नंबर एक तरफ। 56 माइनस 50 इक्वल टू 5x माइनस 4x।
देयरफॉर 6 इक्वल टू एक्स, मिल गया एक्स आपको। तो आफ्टर 6 ईयर उनका रेशो कितना होगा 5:4, ये आपका फाइनल आंसर है। देयरफॉर आफ्टर 6 ईयर रेशो ऑफ वत्सला एंड सारा विल बी 5:4, फाइनल आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ 2 रेशो, कैसे हम 2 रेशो को कंपेयर कर सकते हैं। ये लेक्चर में हमने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स क्या कर दिए कंप्लीट।